आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का एक नया चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। शुरुआत में एनसीईआरटी में बात लिखी हुई है कि द एनिमल्स एक्युमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल आयंस, फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड आयंस, सल्फेट, फॉस्फेट, आइदर ड्यू टू मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और एक्सेसिव इंजेशन। यानी कि एनिमल्स एक्युमुलेट करते हैं, एनिमल्स में जमा होता है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत सारे मिनरल्स, या तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की वजह से या फिर उन्होंने उसको ज़्यादा अमाउंट में इंजेस्ट कर लिया होगा। ठीक है, आगे फिर एनसीईआरटी ने बताया कि एक्सक्रीशन किसे कहते हैं। एनसीईआरटी में एक्सक्रीशन की डेफिनेशन दे रखी है कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ unwanted substances and metabolic waste from the body is known as excretion। तो बॉडी से अनवांटेड सब्सटेंसेस या मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूव करना कहलाता है एक्सक्रीशन। तो पुराने पेपर में फिर ये सवाल पूछा गया है कि द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ, या तो एनसीईआरटी वाला ही ऑप्शन दे रखा होगा अनवांटेड सब्सटेंसेस मेटाबॉलिक वेस्ट, या फिर ऑप्शन दे रखा होगा यूजलेस एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी, या फिर एक्सेसिव सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंस जो कि एक्सेसिव अमाउंट में मौजूद हो, मेटाबॉलिक वेस्ट, इनका रिमूवल एक्सक्रीशन कहलाता है। अब एक्सक्रीशन में जब हम बात करते हैं, नॉर्मली बात करते हैं अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, तो वो नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी से रिमूव होते हैं वो होते हैं अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, यानी कि नाइट्रोजनस एंड प्रोडक्ट कौन सा रिमूव हो रहा है, इस बेसिस पर हम एक्सक्रीशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, अमोनोटैलिज्म, यूरियोटैलिज्म और यूरिकोटैलिज्म। तो द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया इज नोन एज अमोनोटैलिज्म, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया इज नोन एज यूरियोटैलिज्म एंड द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड इज नोन एज यूरिकोटैलिज्म। और वो ऑर्गेनिज्म जो कि अमोनिया निकालते हैं वो अमोनोटैलिक कहलाएंगे, जो यूरिया निकालते हैं वो यूरियोटैलिक कहलाएंगे, और जो यूरिक एसिड निकालते हैं वो यूरिकोटैलिक कहलाएंगे। ठीक है ना। वैसे तो हर एक टॉपिक पर कुछ बातें हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सवाल इस टॉपिक से पूछे जाते हैं इनकी एग्जाम्पल्स से। अब एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं अक्सर वही रिपीट हो जाती हैं, तो सबसे पहले आपको इनकी एग्जाम्पल्स याद होनी चाहिए। जैसे कि अमोनोटैलिज्म में आपको एग्जाम्पल रटनी है बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स। एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, बोनी फिशेस यानी फ्रेश वाटर फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स एंड एक्वेटिक रेप्टाइल्स। ये प्रीवियस ईयर पेपर से एक्वेटिक रेप्टाइल जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रोकोडाइल। ठीक है ना। नेक्स्ट है यूरियोटैलिज्म। यूरियोटैलिज्म के एग्जाम्पल में आपको याद करना है मैमल्स, कार्टिलेजिनस फिशेस एंड मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस। मैमल्स में पुराने पेपर में फिर उसने वेल पर सवाल पूछ रखा है। कार्टिलेजिनस फिशेस से मतलब यहां पर मैरीन फिशेस, मैमल्स एनसीईआरटी मैरीन फिशेस लिखा हुआ है, मैरीन फिशेस से मतलब कार्टिलेजिनस फिशेस से है, जबकि समुद्र में बोनी फिशेस भी पाई जाती हैं ऑस्ट्रिक। तो वो जो बोनी फिशेस हैं उनके अंदर दूसरा मामला हम अभी इसका बात करेंगे। तो एनसीईआरटी से आपको एग्जाम्पल याद करनी, मैमल्स, मैरीन फिशेस एंड मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस। टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस में यहां पर आपको याद करने फ्रॉग और टोड, इनसे भी डायरेक्ट सवाल पूछे गए। नेक्स्ट है यूरिकोटैलिज्म। यूरिकोटैलिज्म में आपको एग्जांपल याद करनी है लैंड स्नेल्स, लैंड रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में यहां से कॉकरोच पर सवाल पूछा गया है। मैंने अब तक जितनी बात बोली वो आपको बता देता हूं। तो एनसीईआरटी में लिखा द एनिमल्स accumulate ammonia, urea, uric acid, carbon dioxide, water, different ions like sodium, potassium, chloride, phosphate, sulfate, either by metabolic activities or by excessive ingestion। फिर आगे एनसीईआरटी में डेफिनेशन दे रखी है एक्सक्रीशन की, द प्रोसेस बाय विच द अनवांटेड सब्सटेंसेस एंड मेटाबॉलिक वेस्ट आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय एनिमल्स। तो फिर एक सवाल बना पुराने पेपर में एनसीईआरटी से, एक्सक्रीशन मींस रिमूवल ऑफ, ऑप्शन में दे रखा होता अनवांटेड सब्सटेंसेस एंड मेटाबॉलिक वेस्ट जो कि एनसीईआरटी की लाइन है, या फिर दे रखा होगा यूजलेस एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस, या फिर ऑप्शन में यूजलेस की जगह दे रखा होगा ऐसे सब्सटेंस जो कि एक्सेसिव अमाउंट हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी में भी अनवांटेड सब्सटेंसेस लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। फिर नेक्स्ट हेडिंग हमारी टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ नाइट्रोजनस एंड प्रोडक्ट, कि अमोनिया है, यूरिया, यूरिक एसिड। देयर आर 3 मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन, पहला अमोनोटैलिज्म, फिर यूरियोटैलिज्म और यूरिकोटैलिज्म। सबसे इंपॉर्टेंट है इनके एग्जांपल, जैसे अमोनोटैलिज्म में आपको एग्जांपल याद करनी है बोनी फिशेस,
एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स और एक्वेटिक रेप्टाइल्स। एक्वेटिक रेप्टाइल्स में जैसे फॉर एग्जांपल क्रोकोडाइल, ठीक है। नेक्स्ट है यूरियोटैलिज्म, इसमें एग्जांपल याद करनी है मैमल्स, मैरीन फिशेस एंड मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन। मैमल्स में व्हेल पर सवाल आ चुका है, मैरीन फिशेस से मतलब यहां पर कार्टिलेजिनस फिशेस है, और टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस में फ्रॉग और टोड से भी सवाल पूछा जा चुका है। यूरिकोटैलिज्म आपको एग्जांपल याद करनी है, लैंड स्नेल्स, लैंड रेप्टाइल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। यहां इंसेक्ट में कॉकरोच पर सवाल आ चुका है। तो सबसे पहले तो आपको ये एग्जांपल्स रटी होनी चाहिए, बाकी बातें तो इसकी बात की है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अमोनोटैलिज्म में आप कुछ और बातें याद कर सकते हैं। अमोनोटैलिज्म, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनमें सबसे ज्यादा टॉक्सिक अमोनिया होता है। 1 ग्राम अमोनिया के रिमूवल के लिए 300 से 500 ml पानी चाहिए होता है। तो जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हैं उसमें अमोनिया इज मोस्ट टॉक्सिक। अमोनिया इज मोस्ट टॉक्सिक, सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है। 1 ग्राम अमोनिया के रिमूवल के लिए 300 से 500 ml वाटर चाहिए होता है। अब इतना ज्यादा अमाउंट में पानी तो वही खर्च कर सकता है जो खुद पानी में रहता हो, जिसको पानी कोई दिक्कत ना हो। इसलिए अमोनोटैलिज्म मेनली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाता है। अब ऑर्गेनिज्म के अंदर अमोनिया बनता कैसा होगा? डीअमीनेशन ऑफ अमाइनो एसिड से अमोनिया बनता है। ये बात आप पहले भी सुन चुके हैं, लीवर वाले टॉपिक में भी आप सुन चुके हैं। तो अमोनिया इन एनिमल्स में बनता कैसा होगा? बाय डीअमीनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। एक बात। दूसरी बात आपको याद ये रखनी है यहां पर कि जैसे कि ये एक्वेटिक रेप्टाइल्स हैं, इनके अंदर जब ये पानी में होंगे, जैसे क्रोकोडाइल पानी में भी रहता है, तो जब ये पानी में होते हैं तो ये अपने अंदर से निकालते हैं अमोनिया, और यही जब जमीन पर होते हैं तो अपने अंदर से निकालते हैं यूरिक एसिड। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि जो क्रोकोडाइल है ये डुअल एक्सक्रीशन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? डुअल एक्सक्रीशन। तो कॉम्पिटिशन में सवाल पूछा जाता है कि डुअल एक्सक्रीशन कौन कौन से एनिमल्स शो करते हैं। तो आपको वहां पर ऑप्शन में अर्थवॉर्म भी मिल सकता है, अर्थवॉर्म डुअल एक्सक्रीशन शो करता है। इसके अलावा लंग फिशेस डुअल एक्सक्रीशन शो करती हैं, और क्रोकोडाइल तो आपने अभी सुना ही है। अर्थवॉर्म का मामला यह है कि जब ये पानी में होता है तो ये अमोनिया निकालता है, पानी में ये अमोनिया निकालेगा, और जब ये गीली मिट्टी में होता है, मॉइस्ट सॉइल में होता है, तब ये यूरिया निकालता है। मॉइस्ट सॉइल में ये यूरिया निकालता है। यही मामला लंग फिशेस का है कि जब ये पानी में होती हैं तो ये अपने अंदर से अमोनिया निकालती हैं, और जब ये मॉइस्ट सॉइल में होती हैं, क्योंकि लंग फिशेस मॉइस्ट सॉइल में आ जाती हैं, तब ये अपने अंदर से यूरिया निकालती हैं। ठीक है ना। क्रोकोडाइल केस में क्योंकि रेप्टाइल है तो जब ये जमीन पर होगा तो अपने अंदर यूरिक एसिड निकाले। एक सवाल तो ये। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको याद यहां पर ये करनी है कि एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है अमोनिया के रिमूवल में किडनी का कोई खास रोल नहीं है। अमोनिया के रिमूवल में किडनी का कोई खास रोल नहीं है। अमोनिया का रिमूवल होता है या तो बॉडी सरफेस से, सवाल बन सकता है एनसीईआरटी से नीट में, अमोनिया का रिमूवल होता है या तो बॉडी सरफेस से बाय डिफ्यूजन, या फिर इसका रिमूवल होगा गिल सरफेस से इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन। एनसीईआरटी में बात लिखी हुई है एज अमोनिया इज रेडली सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि अमोनिया बहुत जल्दी पानी में डिसॉल्व हो जाता है, तो अक्सर केसेस में इसका रिमूवल बॉडी सरफेस से ही हो जाता है बाय डिफ्यूजन, और या फिर इसका रिमूवल होता है गिल सरफेस से। जाहिर सी बात है फिशेस की बात हो रही है, बोनी फिशेस की, गिल सरफेस यानी फिशेस के केस में इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन। किडनी कोई खास रोल प्ले नहीं करती है इन द एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया। एक बार फिर से एग्जांपल्स क्या होंगी अमोनोटैलिज्म की, अमोनोटैलिक एनिमल्स की? बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स और एक्वेटिक रेप्टाइल्स। क्या बात याद रही? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूरियोटैलिज्म। यूरियोटैलिज्म में सबसे पहले आपने एग्जांपल याद की मैमल्स में, जैसे व्हेल, मैरीन फिशेस में कार्टिलेजिनस फिशेस। यहां पर इस चीज को इसलिए लिखा गया क्योंकि ऐसी मछलियां जो कि समुद्र में रहती हैं और उनका बोनी स्केलेटन होता है, कार्टिलेज से बना हुआ नहीं होता है, उसमें एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मैरीन टीलियोस्ट फिश। एक्सेप्शनल केस है, बहुत बार कॉम्पिटिशन में सवाल पूछा गया है कि मैरीन टीलियोस्ट फिश ट्राइमिथाइल अमीन ऑक्साइड TMAO, ट्राइमिथाइल अमीन। तो मैरीन फिशेज में सिर्फ कार्टिलेजिनस फिशेज यूरिया निकालती हैं,
ऐसी मैरीन फिशेज जिनका बोनी स्केलेटन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैरीन टीलोसिस, वो TMAO का रिमूवल करते हैं, यानी ट्राइमिथाइल अमीन ऑप्शन दे रखा होगा या ट्राइमिथाइल ऑक्साइड ऑप्शन दे रखा होगा। इसके अलावा मैरीन टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस जैसे फॉर एग्जांपल फ्रॉग और टोड। इधर आप ये बात भी यहां पर याद करते चलें, जैसे कि आपको पता है जब यूरिया की बात हो रही है तो इधर आपने सुना होगा, जब आप लीवर का टॉपिक सुन रहे होंगे, मैं यहाँ पर एक बार लिख दूं, फिलहाल यूरियोटैलिज्म की बात कर रहे हैं कि जितने भी एनिमल्स जिनकी बॉडी से यूरिया का रिमूवल होता है उनके अंदर अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ही चेंज होता है यूरिया में, और ये कहानी चल रही होगी लीवर में। लीवर, तो लीवर के अंदर अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड साथ मिलकर चेंज हो जाता है यूरिया में, फिर यूरिया का रिमूवल हो जाता है। यूरिया अमोनिया से लेस टॉक्सिक होता है क्योंकि 1 ग्राम यूरिया के रिमूवल के लिए केवल 50 ml वाटर ही चाहिए होता है। तो यूरिया इज लेस टॉक्सिक देन अमोनिया बिकॉज 1 ग्राम ऑफ यूरिया, बिकॉज फॉर द रिमूवल ऑफ 1 ग्राम ऑफ यूरिया 50 ml ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। ठीक है ना। अच्छा, अब यूरिक एसिड तो इससे भी कम टॉक्सिक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे यूरिकोटैलिज्म की, तो वहां पर ये बात आएगी कि 1 ग्राम यूरिक एसिड के रिमूवल के लिए 1 ग्राम यूरिक एसिड रिमूवल के लिए केवल 10 ml वाटर चाहिए होता है। तो कहां 300 से 500 ml, कहां 50 ml, 10 ml। तो एनसीईआरटी ये बात लिखी हुई है कि वो एनिमल्स जो कि यूरिया या यूरिक एसिड निकालते हैं, दरअसल ये इनके अंदर एक तरीके का एडेप्टेशन नजर आता है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहने के लिए फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। क्योंकि अगर कोई जमीन पर रहेगा तो उसे बहुत ज्यादा पानी का वेस्टेज तो नहीं करना होगा, क्योंकि पानी में तो रहता नहीं है। तो इसलिए वो एनिमल जिनके अंदर एडेप्टेशन पाया जाता है फॉर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, जो जमीन पर रहते हैं, उनके अंदर पहला बदलाव यही देखा गया कि फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर उनकी बॉडी से अमोनिया की बजाय यूरिया यूरिक एसिड निकलता है। और यूरिया यूरिक एसिड क्योंकि अमोनिया से बहुत कम टॉक्सिक होता है, इसलिए इसके रिमूवल में बहुत ज्यादा पानी की जरूरत भी नहीं पड़ती। अब जैसे पूरा चैप्टर ही एक्सक्रीशन का आप इसके अंदर पढ़ेंगे, नेफ्रॉन के अंदर जब डिफरेंट चीजों का एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन हो रहा होगा, उस दौरान यूरिया का रिमूवल होता है नेफ्रॉन के जरिए, फिर वो यूरिन के जरिए बॉडी से बाहर हो जाता है। थोड़ा बहुत यूरिया किडनी के अंदर रुक जाता है, तो कि वहां पर ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। ये पूरा टॉपिक है जिसे हम डिटेल में आगे बाद में पढ़ेंगे। शुरुआत में एनसीईआरटी ने भी इस बात को यहां पर कहा है कि यूरिया का वैसे तो अच्छा खासा रिमूवल किडनी से हो जाता है, थोड़ा बहुत यूरिया किडनी मैट्रिक्स में रोक लिया जाता है ऑस्मोलैरिटी के लिए। इस पर हम आगे बाद में बात करेंगे। यूरिकोटैलिज्म की जब बात होगी तो रिमूवल ऑफ यूरिक एसिड ही कहलाएगा यूरिकोटैलिज्म। 1 ग्राम यूरिया के रिमूवल के यूरिक एसिड रिमूवल के लिए केवल 10 ml वाटर चाहिए होता है। इसका मतलब यूरिक एसिड इज लीस्ट टॉक्सिक, यूरिक एसिड इज लीस्ट टॉक्सिक। और इन एनिमल्स के अंदर जो कि यूरिक एसिड का रिमूवल करते हैं, जैसे लैंड रेप्टाइल्स हैं, लैंड स्नेल्स हैं, बर्ड्स और इंसेक्ट्स, इनके अंदर इनके लीवर में ही अमोनिया चेंज होता है यूरिक एसिड में। पुराने पेपर में यह भी सवाल पूछा गया कि जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, इन सब में सबसे ज्यादा एटीपी का कंजम्पशन, सबसे ज्यादा एनर्जी का खर्चा किसके फॉर्मेशन में आता है? तो आप बोलेंगे यूरिक एसिड के फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा खर्चा आता है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात पुराने पेपर में यह भी लिखी हुई है कि यूरिक एसिड का रिमूवल इन एनिमल्स से, यूरिक एसिड का रिमूवल या तो पैलेट्स की शक्ल में होता है, छोटी छोटी गोलियों की शक्ल में होता है, या फिर पेस्ट की शक्ल में होता है। पेस्ट यानी कुल मिला के आप कह सकते हैं कि इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में रिमूव होता है, जैसे कि आपने बर्ड्स वगैरह की पीठ देखी होगी। तो फिर सवाल कंपटीशन में ये पूछा जाता है कि कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट सेमी सॉलिड फॉर्म में रिमूव होता है, तो आप बोलेंगे यूरिक एसिड। एनसीईआरटी की लाइन है यूरिक एसिड का रिमूवल या तो पैलेट की शक्ल में होता है या फिर पेस्ट की शक्ल में होता है, यानी सेमी सॉलिड फॉर्म में इसका रिमूवल होता है। अच्छा, हम लोगों की बॉडी में भी यूरिक एसिड बनता है, जैसे कि आपने जॉइंट डिसऑर्डर में, नी जॉइंट पेन्स में देखा होगा, डॉक्टर सीरम यूरिक एसिड करवाते हैं। मुझे एक छोटी सी बात आपको याद यहां पर ही करानी, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो यूरिक एसिड बनता है वो बनता है प्यूरिन से, यानी कि न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म से। अब जैसे प्यूरिन में हमने दो नाम सुने, एडेनिन और ग्वानिन। तो हम लोगों में ह्यूमन बींग्स के अंदर ये जो एडेनिन और ग्वानिन है, पहले ये चेंज हो जाता है ज़ैंथीन में, एडेनिन भी ज़ैंथीन में चेंज होगा, ग्वानिन भी ज़ैंथीन में चेंज होगा, और उसके बाद ये चेंज हो जाता है यूरिक एसिड में। तो आपसे फिर पुराने पेपर में सवाल पूछा गया कि यूरिक एसिड का फॉर्मेशन ह्यूमन बींग्स में किससे होता है, तो आपको ऑप्शन लगाना होता है कि न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म से, या फिर ऑप्शन दे रखा होगा प्यूरिन मेटाबॉलिज्म से।
क्या ये बात आपकी समझ में आ रही है? मैं एक बार आपको और बताता हूँ। टॉपिक था हमारा डिफरेंट टाइप के एक्सक्रीशन, और यहाँ पर हमने पहले बात की कि अमोनोटैलिन, यूरियोटैलिन और यूरिकोटैलिन की हमें एग्जाम्पल याद होनी चाहिए। फिर हमने बात की अमोनोटैलिन के अंदर बोनीफिशियस, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स और एक्वेटिक रेप्टाइल्स। यहाँ पर मैंने आपको पहली बात बताई कि अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है, इसलिए 1 ग्राम अमोनिया के रिमूवल के लिए 300 से 500 ml पानी चाहिए होता है। अब क्योंकि इतना ज्यादा अमाउंट में पानी तो वही खर्च कर सकता है जो खुद पानी में रहता हो, इसलिए अमोनोटैलिज्म मेनली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में ही देखा जाता है। एग्जाम्पल से या तो सवाल आता है, ये एनसीईआरटी में रिमूवल ऑफ अमोनिया पर जो लाइन दे रखी है इस पर सवाल बन सकता है कि अमोनिया क्योंकि रेडियली सॉल्युबल है वाटर में, बहुत जल्दी पानी में घुल जाता है, तो इसलिए अमोनिया का रिमूवल या तो बॉडी सरफेस से होता है या फिर ये अमोनियम आयन की शक्ल में गिल सरफेस से रिमूव हो जाता है। यानी बात हो रही फिशेस की, किडनी का कोई रोल नहीं है अमोनिया के रिमूवल में। उसके बाद नेक्स्ट बात हुई यूरियोटैलिज्म की, तो आपने एग्जांपल याद करनी है, मैमल्स, मैरीन फिशेस, मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस। टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस मतलब फ्रॉग और टोड। मैरीन फिशेस में यहाँ बात हो रही कार्टिलेजिनस फिशेस की, ऐसी मैरीन फिशेस जिनका बोनी स्केलेटन होता है। उसमें एक मशहूर एग्जाम्पल है मैरीन टीलियोस फिश। इनके अंदर से रिमूवल यूरिया का नहीं होता बल्कि ट्राइमिथाइल अमीन ऑक्साइड TMAO का रिमूवल इनसे होता है। यह सवाल भी कॉम्पिटिशन में पूछा गया है। इधर यूरियोटैलिज्म में आप ये बात भी याद रखेंगे कि जो एनिमल्स यूरिया बाहर निकालते हैं तो उनके अंदर अमोनिया से यूरिया बना होगा उनके लिवर में। एनिमल्स के अंदर यूरिया, यूरिक एसिड का रिमूवल एक तरीके का टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन देखा जाता है फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। वो तमाम एनिमल्स जो यूरिया निकालते हैं वो थोड़ा बहुत यूरिया अपने किडनी मैट्रिक्स में बचा के भी रखते हैं ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। इस पर हम आगे बात करेंगे। यूरिक एसिड पर हमने एक लाइन याद की, यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक होता है, इसलिए 1 ग्राम यूरिक एसिड रिमूवल के लिए केवल 10 ml ऑफ वाटर चाहिए होता है। अब ये तमाम एनिमल्स जो सबसे जबरदस्त वाटर कंजर्वेशन करते हैं, इसलिए यूरिक एसिड रिमूवल के दौरान यूरिक एसिड या तो पैलेट की शक्ल में रिमूव होता है या फिर पेस्ट की शक्ल में। तो पुराने पेपर में सवाल पूछा गया सेमी सॉलिड फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट कौन से केस में देखे जाते हैं, तो आप बोलेंगे यूरिकोटैलिज्म में। हम लोगों में, ह्यूमन बींग्स के अंदर भी यूरिक एसिड बनता है। यूरिक एसिड हमारे अंदर बनता है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के दौरान, यानी एडेनिन ग्वानिन का जब मेटाबॉलिज्म होगा तो पहले वो चेंज होते हैं ज़ैंथीन में और फिर ज़ैंथीन चेंज होता जाता है यूरिक एसिड में। सवाल अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट के फॉर्मेशन के दौरान सबसे ज्यादा एटीपी का खर्चा आता है, एनर्जी का खर्चा आता है, तो आपको आंसर लगाना चाहिए यूरिक एसिड। क्या ये बात आपको याद रहेगी?